साथियों, आज का उद्बोधन हमारे बीच श्री विपिन गर्ग जी का होगा, जो जैसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एडवोकेट भी। ऐसा रेयर ब्लेंड बहुत कम मिलता है। नमस्कार साहब, नमस्कार। बहुत बहुत कम मिलता है इस तरीके का ब्लेंड। या तो जनरली लोग वह चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या एडवोकेट होते हैं। हमारे विपिन गर्ग जी ने दोनों में दक्षता हासिल की हुई है और पिछले 20 वर्ष से वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और शायद लगभग 20 साल से ही मैं उनसे मिला था 20 साल पहले। और आज उनको देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि वो उन्होंने इतना अच्छा नाम अपने प्रोफेशन में कमाया है। और आज का टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। विशेष तौर से मैं कहूँगा कि हमारे जैसे लोगों के लिए, मानी बुढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, क्योंकि सक्सेशन वगैरह की बात तभी ध्यान में आती है जब उम्र बढ़ती है। तो उससे उससे पहले तो आदमी कमाता है, इकट्ठा करता है, लेकिन सक्सेशन में जब देने की बात आती है तो वो थोड़ा जब हो जाता है 50 के ऊपर, 55 के ऊपर सोचता है। तो ये हम सब लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह सक्सेशन में प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए और विल करना कितना जरूरी है, विल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये सब बातें आज हमारे विपिन गर्ग जी हम लोगों को बताएंगे। और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उपस्थित हूँ आज उनका उद्बोधन सुनने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय शर्मा जी को, अरविंद शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उनको लेकर के आए हैं, और उनसे विनती करूंगा कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय विपिन गर्ग जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करने से पहले एक बात मैं बताऊं, मैंने सीए किया 99 में। सबसे पहला केस जो मैंने डिपार्टमेंट में सबसे पहला केस प्रेजेंट किया वो सर के सामने प्रेजेंट किया। सर गाजियाबाद आए थे SCIT, और मैंने पहला केस कहीं कोई असेसमेंट में कुछ नहीं किया, कोई रिफंड, कोई ITR कुछ नहीं किया। सबसे पहला केस एक चैरिटेबल ट्रस्ट का केस था, वो सर के सामने प्रेजेंट किया। वहां से मेरी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। तो मैं कई साल बाद जब सर से मिला तो मैंने उनको याद दिलाया कि साहब मेरा अपना प्रोफेशन आपके यहाँ से मेरी बॉनी हुई वहां से मैंने काम शुरू किया। और मैं देख रहा था अखिलेश भाई साहब शायद हैं हमारे साथ। सर मैं बताऊं आपको, जो लिटिगेशन, पर्टिकुलरली लिटिगेशन की जो बात है, उसकी शुरुआत मैंने क्लियर कराई अखिलेश भाई साहब ने। मतलब जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ऐसे वो मुझको लेकर गए फर्स्ट टाइम ITAT में। और वो लिटिगेशन की शुरुआत उन्हीं से है मेरी। और PMLA और बेनामी की जो शुरुआत है वो अरुण भाई साहब से है, पता नहीं अभी है कि नहीं है। अखिलेश भाई साहब हमारी जो लॉ फर्म है सर, उसमें सीनियर मोस्ट पार्टनर हैं अखिलेश भाई साहब। पार्टनर तो वो हमको मान लेते हैं, वरना वो हमसे बहुत सीनियर है, गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे लिटिगेशन शुरू कराया। और अरुण जी भाई साहब ने इनकम टैक्स से बाहर निकल के PMLA बेनामी जो दूसरे लॉ हैं उनमें कहा कि आप स्टार्ट कर सकते हो। उन्होंने वहां वो चीज शुरू कराई। तब मेरा हाथ खुला कि कोई भी लॉ किया जा सकता है। फिर हमने NCLT शुरू किया इस तरीके से। और अब अरविंद जी ने वो बिल्कुल ही बाहर निकाला कि नहीं, सक्सेशन की बात की जाए। तो विद दिस इंट्रोडक्शन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है सर की, वो है जो एक हिंदू की प्रॉपर्टी है, मतलब वन हु इज हिंदू। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज। तो जो एक हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे सक्सीड करती है उसके लीगल हेयर के पास, कैसे डिवॉल्व करती है उसके लीगल हेयर के पास, कैसे पहुंचती है, और उसमें हमको कैसे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज का विषय है। अरविंद जी भाई साहब मुझे दिखते रहते हैं और मुझे ध्यान रहता है, जैसे ही मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो कहते हैं रुक जाओ। वो बिना कहे मुझे सुनाई देता है रुक जाओ, कोशिश करो हिंदी में बोलो। तो मैं कोशिश करता हूँ। तो
एक तो ये टॉपिक लीगली टेक्निकली मुझे भी बाद में लगा कि बहुत अच्छा है, पढ़ा तो मुझे और ज्यादा लगा कि इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं और थोड़ा ग्रे एरिया है, कोर्ट्स के भी बहुत कई बार कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं, तो ये भी है। और तीसरी बात जो मुझे लगी सर कि ये सोशल कॉज भी है। मतलब सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के पास कैसे पहुंचेगी, या अगर हम किसी और को देना चाहते हैं तो कैसे पहुंचेगी, और उसमें कोई उसके बाद कोई लीगल, हम जानते हैं सोसाइटी में कोई कंफ्लिक्ट्स ना हो, कोई ब्रदर्स में कंफ्लिक्ट ना हो, ब्रदर सिस्टर्स में कंफ्लिक्ट ना हो, फैमिली में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, और बड़ी स्मूथली ये जो प्रॉपर्टी का मेरे बाद आगे पहुंचना है। मैं अपना एग्जांपल ऐसे लेकर के चल रहा हूं जैसे कि मुझको कोई विल लिखनी है या तो मैं अपनी प्रॉपर्टी के सक्सेशन की बात कर रहा हूं बीइंग अ हिंदू, तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे लीगल हेयर्स के पास कैसे पहुंचेगी और उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमको इंश्योर करना चाहिए। उस नाते ये एक बड़ा अच्छा सोशल कॉज है, अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए इसका, कि हमको ये इंश्योर करना ही चाहिए कि हमारे बाद जो हमारी संपत्ति है वो हमारे लीगल हेयर्स के पास ऐसे पहुंचे कि कोई लीगल कंफ्लिक्ट, कोई लीगल झगड़ा ना पड़े और उनका प्रेम भाव भी बना रहे फैमिली में, ये मुझको कहना है। तो ये एक सोशल कॉज है। अब अपनी बात शुरू करते हैं। सर, हमारी जो प्रॉपर्टी के सक्सेशन का मामला है, बात यही है कि मेरे बाद मेरे लीगल हेयर्स के पास प्रॉपर्टी कैसे और किस रेशो में पहुंचेगी, यही विषय है। इसमें दो बातें हमको समझनी है, साफ तौर पर समझनी है, और सारे डाउट बाहर करने हैं उसके। आज मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, हम में से हर एक के पास, आज मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, आई एम एन इंडिविजुअल, तो एक इंडिविजुअल के पास जो प्रॉपर्टी है सर, वो दो कैटेगरी में आप मान सकते हो। दो तरीके की प्रॉपर्टी सर मेरे पास हो सकती है, किसी के भी पास हो सकती है। क्या? एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो मैंने अपने पैसे से जो आमदनी की, इनकम की, उससे जो मुझे प्रॉपर्टी अर्न हुई, मैंने बनाई, परचेज की, वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। एक तो ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास हो सकती है जो मेरे बाद मेरे लीगल हेयर्स के पास जानी है, या जिसको मैं चाहता हूं उसको जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था मुझको करनी है। सो द एंटायर क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्पोज ऑफ माई प्रॉपर्टी आफ्टर आई एम नॉट हियर इन दिस वर्ल्ड, ये सवाल है। तो एक कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी मेरे पास है जो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसका डिस्पोजल एक अलग तरीके से होना है। और दूसरी मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो सकती है जो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, जो मुझको हो सकता है मेरे फादर से मेरे पास आई हो, या मेरे ग्रैंडफादर से मेरे पास आई हो, जिसको हम कहते हैं कभी कभी आम भाषा में दादा लाई प्रॉपर्टी है साथ, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने अपनी इनकम से एक्वायर नहीं की है, लेकिन मुझको वसीयत में मिली है, वसीयत तो हम विल को कहते हैं, या तो सक्सेशन में मेरे फादर से मिली है या मेरे ग्रैंडफादर से मिली है, वो, तो उसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दोनों का कानून फर्क है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मेरे अपने इख्तियार की चीज है, लॉजिकली भी समझ में आता है, मेरे अपने इख्तियार की चीज है, मैं उसका कैसे डिस्पोजल चाहता हूं, इसमें मैं हर तरीके से स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूं। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की जो इंप्लीकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जितने लीगल पेज हैं सर, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर ही हैं। ये कहना था मुझको कि, तो अब हम अपने सारे डिस्कशन में सर बैक ऑफ द माइंड में ये ध्यान रखेंगे कि आई कैन बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन टू वेज, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूं टाइम में। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट इनेक्ट हुआ। 1956 से पहले उस समय भी एक इनहेरिटेंस का कुछ लॉ था, और उससे थोड़ा पहले 1925 से पहले से, फॉर एग्जांपल 1929 से पहले पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है, वहां पे कोई कोडिफाइड जैसे लॉ होता है, एक स्टैट्यूट होता है, रिटन लॉ, ऐसी चीज नहीं थी। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जिसको आप स्मृति बोलते हो, मनुस्मृति एंड लाइक दैट, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग रीजंस की, उस हिसाब से ही प्रॉपर्टी कैसे आगे जाएगी इसका जो है डिसीजन होता था। तो
तो थोड़ा पहले चले हम कि जब 1956 से पहले आ जाते हैं कि 1956 से पहले जब स्टैट्यूट नहीं था तो व्यवस्था क्या थी। यहां हमको एक कॉन्सेप्ट समझनी है सर, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये कोई लीगल टर्म नहीं है एज सच, ये एक ट्रेडिशन से, कस्टम से आई हुई टर्म है, जिसको आज भी हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो ये बात होती है कि आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, ये वैसी बात है। तो पुराना जो सिस्टम है वो सर ये था कि इन केस ऑफ अ हिंदू इट वाज ऑलवेज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हेडेड बाय द फादर। तो फादर जो है वो फैमिली के हेड होते थे, और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कॉन्सेप्ट था, आज भी है। 1956 से पहले कानूनी व्यवस्था क्या थी, बाय ट्रेडिशन, कि जो भी सर प्रॉपर्टी होती थी, जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कह रहे हैं सर हम, तब भी ये था कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई चीज होती है और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कोई चीज होती है। 1956 से पहले की बात कर रहा हूं। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसके सक्सेशन की बात है कि वो जिसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके बाद उसके बच्चों के पास चली जाएगी, मोटी मोटी बात कह रहा हूं सर। लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मायने क्या है सर, जो प्रॉपर्टी उस इंडिविजुअल को या तो अपने फादर से मिली या ग्रैंडफादर से मिली या ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली, उस प्रॉपर्टी को हम कहते थे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उससे हटकर, उसकी व्यवस्था ये थी कि सो फार एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज कंसर्न्ड, वो किसी की इंडिविजुअल धरोहर नहीं थी, किसी की इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी। और ये कॉन्सेप्ट था कि वो प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल को फादर से मिली, कि ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली, कि ग्रैंडफादर से मिली, ऐसी प्रॉपर्टी का ओनर फैमिली है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी का ओनर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस फादर, उसके बाद सन, उनकी वाइफ, फादर यानी कि फादर की वाइफ आपकी मदर हो गई, तो एक इंडिविजुअल, ऐसे कहते हैं, एक इंडिविजुअल, उसकी वाइफ, उस इंडिविजुअल के सन्स, सन्स की वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स। ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट 1956 से पहले यही कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट में ये था कि ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इसकी ओनरशिप किसके पास है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास है, वो उसकी ओनर है, तो कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर कौन थे, सन, सॉरी फादर, फादर्स उनकी वाइफ हो गई, सन, सन्स वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर्स, ये फैमिली हो गई सर। एक कॉन्सेप्ट और था इसी में, अब थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं सर मैं। एक मिनट विनय जी, हाँ जी, जो पीछे जो आप जिस समय की बात कह रहे हैं उस समय डॉटर्स जो है वो अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर उसकी पार्ट नहीं होती थी। ये बाद में आकर हुआ अमेंडमेंट, जो अब ये बाद में भी 2004 में हुआ है। आता हूं सर, मैं उस पर आता हूं उस पर। सर मैं माफी चाहूंगा बीच में इंटरेक्शन के लिए, हम अपना 50 मिनट के बाद वही रखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि लॉ को गलत जाया जा रहा है, नहीं तो नहीं बोलता मैं, सॉरी चेक। नहीं, that's fine, वो परफेक्टली ओके। वापस लौटता हूं। तो एचयूएफ के कॉन्सेप्ट में मेन मुझको क्या बात कहनी थी, ओनरशिप के बारे में ये कहना था कि ओनरशिप एचयूएफ को बिलोंग करती थी। और एक कॉन्सेप्ट और हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो एचयूएफ का कॉन्सेप्ट था, और एक कॉन्सेप्ट और आया था जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हिंदू कोपासनेरी। हिंदू कोपासनेरी वो ये था सर कि हिंदू कोपासनेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ही एक छोटी ब्रांच थी। छोटी ब्रांच ऐसी थी कि उसमें फादर, उसमें मेंबर कौन होगा पासनेरी को, हिंदू कोपासनेरी में द हेड दैट इज फादर, जिसको मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअल, उनके सन और उनके सन्स, यानी कि फादर, बेटे, पोते और उनके लड़के 3 डिग्री तक जाते थे, तो वो यानी कि मेल मेंबर्स, वो बन जाती थी हिंदू कोपासनेरी। ये 2 कॉन्सेप्ट थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और विद इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू कोपासनेरी।
तो टू बी प्रिसाइज, ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी ये इस हिंदू कोपासनरी की प्रॉपर्टी थी, हिंदू कोपासनरी की प्रॉपर्टी थी। फर्क क्या है सर? 1956 से पहले ही हूं मैं। फर्क क्या है सर दोनों में? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फीमेल मेंबर्स थी, लेकिन वो कोपासनर नहीं थी, कोपासनर मेल मेंबर्स थे। तो एक राइट होता था कि कोई मेल मेंबर उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू कोपासनरी से अलग हो सकता था, जिसे हम आज भी कहते हैं कि लड़का जो है, जो लोग कई बार कहते हैं मेरे 4 लड़के हैं, छोटा लड़का अलग हो गया है, 3 लड़के हम लोग साथ हैं, एसटीसी कॉन्सेप्ट है। तो एक राइट था मेल मेंबर के पास में कि वो ये कह सके कि मैं अलग रहना चाहता हूं, मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना चाहता हूं, और ये जो हिंदू कोपासनरी की प्रॉपर्टी है जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसका पार्टीशन किया जाए। ये जो पार्टीशन डिमांड करने का कॉन्सेप्ट था, राइट था, ये फीमेल मेंबर के पास नहीं था, डॉटर के पास भी नहीं था, वाइफ के पास भी नहीं था, सन्स वाइफ जो बहुएं हैं उनके पास भी नहीं था, ये मेल मेंबर्स के पास था। ये एक सोशल सिस्टम है, रहा है हमारे यहाँ और आज भी देखा जाता है। आज भी ये बात देखी जाती है कि जब ये बात होती है कि बेटा जो है शादी के बाद अलग होना चाहता है फैमिली से, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि वो लड़का ही डिसीजन लेता है कि होना है कि नहीं होना है। तो 56 से पहले से ये व्यवस्था ट्रेडिशन में थी कि अगर हिंदू कोपासनरी का लीगली पार्टीशन किसी को डिमांड करना है तो वो फीमेल मेंबर नहीं कर सकती थी, वो मेल मेंबर ही कर सकता था, जिसको हम कोपासनर कह रहे हैं। तो इससे हमने क्या समझा सर? एक कॉन्सेप्ट था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और एक कॉन्सेप्ट था हिंदू कोपासनरी का। पार्टीशन का अधिकार कोपासनरी को था, फीमेल मेंबर्स को नहीं था, जो तो कि कोपासनर नहीं थी, कोपासनर मेल मेंबर ही थे, मेल मेंबर को ही पार्टीशन का अधिकार था डिमांड करने का, फीमेल्स को नहीं था। ये 2 बातें साफ हो गई सर। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है सक्सेशन एक्ट पे आने से पहले। एक चीज और, हमेशा ये प्रॉपर्टी फैमिली की बनी रहती थी, का मतलब ये है सर, एक एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, अब हम समझ चुके सर एचयूएफ की प्रॉपर्टी है का मतलब उसमें मेंबर्स फीमेल मेंबर्स भी हैं, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को कहा जाएगा, सही बोला जाए तो, कि वो हिंदू कोपासनरी की प्रॉपर्टी है। हम आम भाषा में तो एक ही तरीके से बोल देते हैं कि एचयूएफ की प्रॉपर्टी थी कि तो के हिंदू कोपासनरी की प्रॉपर्टी थी, लेकिन टेक्निकली अगर बोलेंगे तो हम एचयूएफ की प्रॉपर्टी ना बोलकर बोलेंगे हिंदू कोपासनरी की प्रॉपर्टी थी। अब हिंदू कोपासनरी का कोई मेंबर से द हेड ऑफ द फैमिली फादर की डेथ हो जाती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं सर, 1956 से पहले पे खड़ा हूं, फादर की डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी वो तो सक्सेशन का एक सब्जेक्ट था जैसे भी होता था, लेकिन जो कोपासनरी की प्रॉपर्टी थी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो फैमिली को बिलोंग करती थी बाय द ट्रेडिशनल कस्टम्स, वो कभी भी उसके अपने सक्सेसर्स के पास ट्रांसफर नहीं होती थी, वो कहीं ट्रांसफर नहीं होती थी, वो फैमिली की ही प्रॉपर्टी रहती थी। होता केवल इतना था कि फादर की डेथ के बाद फादर उस कोपासनरी से आउट हो गए, बिकॉज उनकी तो डेथ हो गई, जो ब्रदर्स रह गए या ग्रैंडसन्स थे उनके, वो रह गए, जो कोपासनरी का पहले से हिस्सा थे, वो प्रॉपर्टी उसी कोपासनरी की रह गई, किसी के पास नहीं गई, फैमिली के पास ही रह गई। सिर्फ ये हो गया कि कोपासनरी में 5 मेंबर थे, 1 मेंबर चला गया, 4 मेंबर रह गए, तो अब वो जो कोपासनरी की प्रॉपर्टी है वो 4 कोपासनर्स की हो गई, जो पहले 5 कोपासनर्स की थी। यानी कि जो पहले वर्चुअली 1/5 शेयर था, वो क्योंकि फादर की डेथ हो गई, कोपासनरी बनी हुई है, तो अब वो 1/4 हो गया, एज्यूमिंग के कोपासनरी में 5 मेंबर थे फादर की डेथ से पहले, फादर की डेथ के बाद कोपासनरी में मेंबर रह गए 4, प्रॉपर्टी कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुई, कोई इनहेरिटेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो सर्वाइवर थे फैमिली के, फैमिली मींस हिंदू कोपासनरी के जो सर्वाइवर थे 5 की बजाय 4, प्रॉपर्टी उन सर्वाइवर्स के पास ज्वाइंटली रह गई, फैमिली के पास ही रह गई। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं सर रूल
ऑफ सक्सेस, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप। लॉ की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप। ऐसे हम फर्क करते हैं, सक्सेशन कुछ और चीज होती है और सर्वाइवरशिप कुछ और चीज होती है। डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जब अपने बच्चों के पास जाएगी, सक्सेशन एक्ट में हम देखेंगे अभी, उसको हम बोलते हैं सर, टेक्निकली नाम देते हैं सक्सेशन, डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सक्सेशन। और ये जो प्रॉपर्टी फैमिली के पास ही रह गई, हिंदू को पर्सनरी के पास ही रह गई, किसी के पास इंडिविजुअली नहीं गई, इसको हम बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप। सो डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सक्सेशन, डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय सर्वाइवरशिप, ये कॉन्सेप्ट था। एक कदम और चलते हैं सर। अब इससे आप ये अंदाज लगाओ सर, ये जो हिंदू को उपासनेरी नाम की चीज है, जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कभी सक्सेशन से नहीं जा रही है, इसके मेंबर्स बदल रहे हैं। जैसे फादर की अगर डेथ हो गई तो एक मेंबर कम हो गया, तो शेयर हो गया 1/5, 1/5 था मान लो, तो अब शेयर रह गया 1/4, 1/4 हो गया। अब उसके बाद एक नया बच्चा मेल मेंबर का बर्थ होता है फैमिली में, है ना, तो वो मेल मेंबर को बाई बर्थ वो कोपासनर बन जाता है उस हिंदू कोपासनरी में। तो बाई बर्थ अब एक नया मेंबर आ गया, अब वापस से क्या हो गया, 1/5 फिर हो गया। मान लीजिए एक और बच्चे का बर्थ होता है, तो फिर वो उसको उपासनरी में ऐड हो गया, तो वही प्रॉपर्टी का अब शेयर हो गया 1/6 हो गया। ये कोई फिक्स्ड शेयर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट को हमको जरा समझ लेना है। ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, जो हिंदू को उपासनरी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक ही बात हो गई, हिंदू को उपासनरी प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट है, या कहो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सब्जेक्ट है, इसका ओनर कौन होता था, कोपासनरी। और इसके मेंबर्स कम ज्यादा होते रहते थे डिपेंडिंग अपॉन द डेथ एंड न्यू बर्थ इन दी कोपासनरी। कोपासनरी न्यू बर्थ मींस अगर डॉटर का बर्थ हो रहा है तो वो कोपासनर नहीं हो रही है, मेल यानी कि सन का बर्थ हो रहा है तो कोपासनर के मेंबर्स बढ़ रहे हैं ऐसे। और अगर किसी की डेथ हो जा रही है कोपासनर की, तो मेंबर कम हो जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी कोपासनरी की बनी हुई है, उसकी मेंबरशिप कम ज्यादा चल रही है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, मे बी आपको कठिन लगे, लेकिन है ये, एक बार में 2 बार में हमको डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हिंदू कोपासनरी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेल मेंबर्स होते थे और फीमेल मेंबर्स एचयूएफ का हिस्सा होती थी। अब एक सवाल आएगा सर, एक सवाल आएगा कि ऐसी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोपासनरी में पड़ी हुई है, ये कभी इंडिविजुअल मेंबर्स को, इंडिविजुअल कोपासनर्स को कैसे मिलती थी या मिलती ही नहीं थी, ये एक सवाल है। इसका जवाब ये है सर कि ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअल मेंबर को सक्सेशन से कभी नहीं मिलती थी। कैसे मिलती थी, जब एचयूएफ का पार्टीशन होता था। एचयूएफ का पार्टीशन बोल दिया मैंने, टेक्निकली बोलूंगा तो बोलूंगा जब कोपासनरी का पार्टीशन होता था। कोपासनरी का पार्टीशन का अधिकार मेल मेंबर्स को ही था, यानी कि कोपासनर को ही था, फीमेल मेंबर तो कोपासनर होती ही नहीं। कोपासनर को यह अधिकार था कि वो प्रॉपर्टी के पार्टीशन की डिमांड रख दे, और अगर वो पार्टीशन होता है तो पार्टीशन एक बार जब हो गया कोपासनरी का, तो उस दिन वो एचयूएफ, वो कोपासनरी अब डिवाइड हो गई, डिवीजन हो गया, पार्टीशन हो गया, और जिसका जो शेयर बनता था कोपासनर्स का, वो उसको अकॉर्डिंगली कोपासनर्स का शेयर उसको मिलेगा। और उसका एक मैकेनिज्म है, वो समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि कोपासनरी की जो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी थी, सवाल ये था कि क्या कभी इंडिविजुअल कोपासनर के पास जाती थी? द आंसर इज यस, लेकिन कब जाती थी? जब पार्टीशन होता था। समझना ये है कि ये सक्सेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये पार्टीशन ऑफ एचयूएफ या तो कहो पार्टीशन ऑफ कोपासनरी का ही सब्जेक्ट है, जिसका अधिकार मेल मेंबर्स को था। ये कॉन्सेप्ट है सर। अब आता हूं सर 1956 पर, अब आता हूं मैं 1956 पर। तो ये सिस्टम चला आ रहा था सर 1956, यानी कि ये सिस्टम हमारी आजादी मिलने से पहले से चला आ रहा था।
तो जब हम लोग आजाद हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, और सेक्स जेंडर के आधार पर, मेल है कि फीमेल है, इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये एक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखी गई कि जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन लॉ में नहीं हो सकता। ये इसकी नींव है सर। तो जब ये हुआ तो मंथन हुआ कि ये जो हिंदू लॉ है, जहां पर ये मेल फीमेल का एक डिफरेंशिएशन है, फीमेल्स जो है वो कोपासनरी के मेंबर नहीं होती हैं, मेल्स होते हैं, और मेल्स को ही प्रॉपर्टी के पार्टीशन का कोई अधिकार होता है और फीमेल्स को नहीं होता है, ये व्यवस्था थी। तो तब ये 1956 का इस तरह से प्रीएम्बल सेट होता है कि 1956 का जो सक्सेशन का एक्ट है वो क्यों आया। सर मैं आपके साथ शेयर करूं, मैंने थोड़ा कोशिश किया हिस्ट्री में जाने की, लेजिस्लेटिव। तो ओरिजिनल प्रपोजल ये था 1956 में ही कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कोपासनरी का, जिसमें मेल मेंबर्स बाय बर्थ कोपासनर बन जाते हैं, फीमेल मेंबर्स यानी कि डॉटर्स नहीं बनती, कोपासनर नहीं बनती, और जब डिवीजन होता है, पार्टीशन होता है, तो उसमें राइट केवल मेल मेंबर्स का होता है पार्टीशन का। ये सारी जो कॉन्सेप्ट थी, ये बात रखी गई एज गोइंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव लॉ कि सर ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ये जाना चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई, ये राइट ऑफ इक्वलिटी के साथ मेल नहीं खाता और ये जाना चाहिए। तो ओरिजिनल प्रपोजल इन 1956 itself was that this law of co-partnery should be scrapped। एक co-partnery का सिस्टम, HUF का सिस्टम उड़ा देना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसी एक बात रखी गई। लेकिन जैसा हम लोग सब समझते हैं कि कोई चीज ट्रेडिशन से बहुत लंबे समय से चली आती हो, और पार्लियामेंट में आखिर तो मेल मेंबर्स ही ज्यादा रहे होंगे, अब तो थोड़े फीमेल मेंबर्स भी होने लगे काफी, लेकिन उस समय की बात, तो ये थोड़ा शायद क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी रहा होगा। तो जो भी रहा, तो जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ये जो हिंदू कोपासनरी को अबॉलिश कर दिया जाए, एब्रोगेट कर दिया जाए, ये जो बात चली थी, ये सिरे नहीं चढ़ी और स्टैट्यूट में नहीं आई, ये नहीं माना गया, पार्लियामेंट में ये पास नहीं हो पाया। तो उसका एक डिफरेंट वर्जन आया जो 1956 का कानून है, जिसके बारे में अब बताऊंगा मैं आपको। इतना बैकग्राउंड सेट करने के बाद अब 1956 के हिंदू सक्सेशन एक्ट ने क्या किया, चेंज क्या किया लॉ में, वो कह रहा हूं सर। मैंने सर आपके साथ शेयर किया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जो फादर से मिली, कि तो ग्रैंडफादर से मिली या ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली, 3 डिग्री तक जाते हैं हम, तो उसको हम कह रहे थे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। तो ऑब्वियसली सर मेरे फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए 1956 से पहले मेरे फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, और उनकी डेथ हो गई और वो भाइयों में बट गई और मुझको भी एक हिस्सा मिल गया। अब क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में मेरे फादर से आई है, मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरे फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, मुझे तो फादर से मिली थी। तो बाय ट्रेडिशनल लॉ उसको मुझे कहना पड़ेगा कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मेरे हाथ में, और जब मेरे हाथ में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई तो अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपासनरी विल कम इन, फिर से कोपासनरी का सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये अब इसको तोड़ना था, यहां ब्रेक मारा उन्होंने। ब्रेक मारा मींस इस प्रथा को, इस प्रचलन को, इस लॉ को, इस कस्टमरी लॉ को खत्म किया 1956 के लॉ ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि 1956 का लॉ आने के बाद अब जब किसी मेल हिंदू की डेथ होगी तो अगेन उस मेल हिंदू के हाथ में 2 तरीके की प्रॉपर्टी होगी, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कानून खत्म करना चाहते थे कि सर्वाइवरशिप से चले, लेकिन वो नहीं कर पाए वो 1956 में। तो उन्होंने 1956 में क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी फादर की, इतना तो हमें करना है कानून से कि अब जब वो उसकी डेथ के बाद बच्चों को मिलेगी, उसके लड़कों को मिलेगी या उसके हेयर्स को मिलेगी, अब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, अब वो उसकी जो लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी,
1956 के बाद अब किसी मेल हिंदू की डेथ होगी तो उसके लीगल हेयर्स को जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो एंसेस्ट्रल नहीं होगी उन लीगल हेयर्स के हाथ में। पहले क्या था, जब भी प्रॉपर्टी फादर से मिल रही थी, ग्रैंडफादर से मिल रही थी, तो वो एंसेस्टर कहला रही थी। अब उन्होंने कह दिया 1956 के बाद जो डिमाइस होगी और जिसकी डिमाइस हुई है डिसीज्ड इंडिविजुअल, उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी वो जब लीगल हेयर्स के पास जाएगी तो लीगल हेयर्स के हाथ में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उनकी सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। ये एक बड़ा चेंज 1956 के कानून ने लाया। लीगल हेयर्स कानून ने शेड्यूल बना दिया। लीगल हेयर्स में मैं केवल क्लास 1 लीगल हेयर की बात कर रहा हूं, उसमें भी मोटी बात कर रहा हूं। लीगल हेयर्स में ब्रॉडली स्पीकिंग कौन आता है सर? जो चला गया डिसीज्ड पर्सन की वाइफ, उसके सन, उसकी डॉटर, उसके सन, उसकी डॉटर, और अगर उसकी मदर है तो उसकी मदर। सो मदर, वाइफ, डॉटर, सन, ये मोटा मोटा कह रहा हूं मैं आपको। अभी इतना ही कर लेते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं लीगल हेयर्स के। अगर इस तरीके से, तो अभी हम अपने इस डिस्कशन के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि लीगल हेयर्स में ब्रॉडली स्पीकिंग जो चला गया डिसीज्ड पर्सन की मदर, वाइफ, डॉटर्स, सन्स, ये उसके लीगल हेयर्स है। कॉन्सेप्ट तो हमको ये समझनी है कि अब जब इन लीगल हेयर्स को 1956 के बाद सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी फादर की, तो वो उनकी इंडिविजुअल सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो अब ये जो प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स के पास जाएगी ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, तो एचयूएफ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, कोई कोपासनरी की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी। जो जो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती चली जाएगी सर, वो कोपासनरी की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो हमारा एक सवाल था जो थोड़ी देर पहले मैंने रखा था 1956 से पहले की, जब मैं बात कर रहा था कि ये कोपासनरी की प्रॉपर्टी कभी इंडिविजुअल के पास जाएगी कि नहीं जाएगी। तो एक रास्ता 1956 के लॉ ने खोल दिया कि जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी वो अब कोपासनरी की प्रॉपर्टी यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। तो हुआ क्या सर कि 1956 का जब कानून आया उस दिन जितनी प्रॉपर्टीज कोपासनरी में थी, 1956 के बाद जैसे जैसे हिंदू मेल्स का डिमाइस होता चला गया तो उनकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी वो अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनना बंद हो गई। तो नई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बनना बंद हो गई, नई कोपासनरी प्रॉपर्टी खड़ी होना बंद हो गई। एक दूसरी बात, जितना जितना जब जब कोपासनरी का डिवीजन होता चला गया, पार्टीशन होता चला गया, तो वो जो पार्टीशन होता चला गया तो वो प्रॉपर्टी इंडिविजुअल कोपासनर की सेपरेट प्रॉपर्टी बनती चली गई, सब्जेक्ट टू क्वेश्चन मार्क जो मैं डिस्कस करूंगा। वो इंडिविजुअल कोपासनर्स की सेपरेट प्रॉपर्टी बनती चली गई। कॉन्सेप्ट हमने क्या समझना है इससे कि 1956 के कानून ने क्या किया, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए ये कह दिया कि वो लीगल हेयर्स के हाथ में एज इंडिविजुअल जाएगी। वो कोपासनर्स बचे हुए जो सर्वाइवर्स हैं, कोपासनर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी अब वो नहीं रहेगी। वो कहां जाएगी? जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, वो इंडिविजुअल के हाथ में उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। ये बात साफ हो गई। नाउ अगेन सर, जो डिसीज्ड था उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के बारे में कानून साफ कर दिया। सेक्शन 8 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। हमारे साथ कुछ वकील लोग भी हैं और सीए लोग भी हैं, तो उनको तो सेक्शन बताया ही जा सकता है। सेक्शन 8 है हिंदू सक्सेशन एक्ट, HSA बोल देते हैं हम शॉर्ट में। तो उसके हिसाब से वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर खत्म हो गया। लेकिन जो डिसीज्ड है 1956 के बाद, जो डिसीज्ड है उसके पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, उसकी बात तो हमने कर ली, लेकिन वो किसी कोपासनरी प्रॉपर्टी में कोपासनर होने के नाते उसका उस कोपासनरी प्रॉपर्टी में शेयर भी तो हो सकता है। जब 1956 के बाद, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई हिंदू मेल की डेथ हो रही है, डिमाइस हो रही है, तो उसकी डेथ के दिन उसके पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, जो कैसे आई जाएगी लीगल हेयर्स के पास, वो हमने डिस्कस किया, वो सेक्शन 8 है।
अब उसके डेथ के दिन पर वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, हिंदू को पासनेरी का मेंबर भी तो हो सकता है, जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होगी, और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि से फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स थे, 1/5 1/5 5 लोगों का हिस्सा था, फादर चले गए, तो बचे हुए जो कोपार्टनर्स हैं उनका 1/4 1/4 हिस्सा रह गया। इसका क्या होगा? यहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट ने 2 तरीके की बात करी। नाउ दिस इज सेक्शन 6। जो हमारे एडवोकेट भाई हैं और जो सीए भाई हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं इस लाइन के, उनके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं सेक्शन 8 विल डील विद सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और जो ये कोपार्टनरी यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है, सेक्शन 6 विल डील इट विद द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी एक ही बात है। सो उस हिंदू मेल की जब डेथ हुई और वो कोपार्टनरी का मेंबर था, उसमें जो उसका शेयर था कोपार्टनरी में, वो सर्वाइवरशिप से जाएगा बचे हुए कोपार्टनर्स के पास, जैसा होता आ रहा था, या रूल चेंज किया जा रहा है? 1956 की बात हो रही है। तो 1956 से पहले कानून क्या था, नियम क्या था कि वो बचे हुए कोपार्टनर्स के पास चला जाएगा। लेकिन 1956 ने क्या चेंज किया? 2 सिचुएशन क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा सब केसेस में ऐसा नहीं होगा कि कोपार्टनर्स, बचे हुए कोपार्टनर्स के पास चला जाएगा। तो क्या होगा? तो उन्होंने एक व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी सर? उन्होंने कहा अगर उस डिसीज्ड हिंदू मेल के लीगल हेयर्स में, लीगल हेयर्स कौन होते हैं? मदर, वाइफ, डॉटर्स, सन्स, ब्रॉडली क्लास 1 लीगल हेयर बोलते हैं मैंने। जो क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं, अगर उसमें कोई फीमेल मेंबर नहीं है, अगर उसमें कोई फीमेल मेंबर नहीं है, यानी कि मदर नहीं है, वाइफ नहीं है, डॉटर नहीं है, केवल मेल मेंबर्स हैं, लीगल हेयर्स में केवल मेल मेंबर्स हैं, तो प्रॉपर्टी जैसे पहले होता था 1956 से पहले वैसा ही होगा। वो प्रॉपर्टी कोपार्टनरी में ही रह जाएगी और डिवाइड नहीं होगी। ये व्यवस्था दी किसने? 1956 के लॉ ने यही व्यवस्था दी। दूसरी व्यवस्था क्या दी? दूसरी प्रोविजन ये किया, अगर लीगल हेयर्स में फीमेल मेंबर्स हैं, क्लास 1 लीगल हेयर्स में फीमेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स का मतलब मदर है या उनकी विडो है या उनकी डॉटर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, डॉटर्स में है मेरी डॉटर शामिल है सर, डॉटर्स है। अगर ऐसा है तो फिर जो उसका हिस्सा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, वो बचे हुए कोपार्टनर्स के पास सर्वाइवरशिप से नहीं जाएगा। उसका हिस्सा उसके लीगल हेयर्स के पास जाएगा इक्वल प्रोपोर्शन में। क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं, अगर 4 हैं तो 1/4 1/4 उसका हिस्सा, से उसका हिस्सा 1/5 था तो 1/5 के 4 हिस्से कर लो और उनके लीगल हेयर्स के पास जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर है, तो अब मैं क्या करूं, ऐसा ही है। ये लीगल प्रोविजन है, सक्सेशन एक्ट 1956 ने ये किया। आई रिपीट, क्या किया? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है, अगर उसके लीगल हेयर्स में कोई फीमेल मेंबर नहीं है तो पुराना कानून चलेगा, यानी कि वो बचे हुए सर्वाइवर्स के पास, यानी कि कोपार्टनरी की प्रॉपर्टी रह जाएगी। जो सर्वाइवर हैं कोपार्टनर्स, उनका शेयर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फीमेल मेंबर हैं तो उसका जो हिस्सा है वो बचे हुए कोपार्टनर्स को नहीं मिलेगा, वो जो उसके लीगल हेयर्स हैं उनमें बटेगा। ये प्रोविजन आया 1956 में। सर एक बारीक बात है, अब बारीक बात है, मुझे करनी तो पड़ेगी वरना छूट जाएगी, थोड़ी कठिन लगेगी आपको, लेकिन करनी तो पड़ेगी मुझको। तो ये है सर, बारीक बात ये है कि कोपास 1956 के बाद भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली, कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के शेयर में कैसे डिवॉल्व होगा? अगर केवल मेल मेंबर्स हैं तो कुछ नहीं होगा, पुराना कानून चलेगा, ये बात भी हमने कर ली, यानी कि वो प्रॉपर्टी कोपार्टनरी की बनी रहेगी।
एक बात हमने करी कि अगर लीगल हेयर्स में फीमेल मेंबर हैं तो उसका हिस्सा फिर लीगल हेयर्स को जाएगा, बचे हुए को-पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। लेकिन ये केवल शेयर आइडेंटिफाई करने की बात है, को-पार्टनरी का पार्टीशन नहीं हो रहा है। इससे को-पार्टनरी चलती रहेगी, बाकी को-पार्टनर्स बने रहेंगे, सिर्फ इसका डिसीज्ड का जो हिस्सा था वो उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा जब भी उस को-पार्टनरी का डिवीजन होगा तब। ये थोड़ी जो है टिड़की है। मैं दोबारा बोलता हूं, जहां उस डिसीज के पास जो शेयर था को-पार्टनरी में, एग्जाम्पल वही रखते हैं, उसका 1/5 हिस्सा था को-पार्टनरी में, अब उसकी डेथ हो गई, तो सवाल है उसके 1/5 हिस्से का क्या होगा। उसका 1/5 हिस्सा अगर कोई उसके लीगल हेयर्स में फीमेल मेंबर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, पुराना कानून चलेगा, बचे हुए को-पार्टनर्स रह जाएंगे और उनका शेयर 1/4 रह गया। सिंपल, जो था वही है। लेकिन अगर फीमेल मेंबर है तो उसका 1/5 हिस्सा अपने लीगल हेयर्स के पास जाएगा, ना कि बचे हुए को-पार्टनर्स के पास। ये व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था सिर्फ इतनी सी है कि ये तय हो गया, ये तय पाया गया कि उसका जो 1/5 हिस्सा है वो किसको मिलेगा, मिला नहीं है। ये तय हुआ है केवल कि उसका जो 1/5 हिस्सा था वो कैसे मिलेगा, उसके लीगल हेयर्स को मिला नहीं है। मिलेगा कब? मिलेगा तब जब को-पार्टनरी वास्तव में पार्टीशन होगा उसका। जब भी पार्टीशन होगा तो ये जो बंदा चला गया डिसीज पर्सन, इसका 1/5 हिस्सा उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा इसी तरीके से, ना कि को-पार्टनर्स को। लेकिन टाइमिंग का झंझट है, डेथ की स्टेज पर नहीं, जब उस एचयूएफ की प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत लिटिगेशन है। लोगों ने यही लिटिगेशन किया कि सब वो प्रॉपर्टी कोई मिल थोड़ी गया था हिस्सा, वो तो को-पार्टनरी ही रह गई प्रॉपर्टी। ये एक थोड़ी बारीक कानूनी बात है, इसमें एक एडवाइस है सर, क्योंकि ये एक झंझट है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के ये झंझट है ही। झंझट क्या है कि ऑन द डेट ऑफ द डेथ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जाने वाले का हिस्सा है वो ये तय तो हो रहा है कि उसके लीगल हेयर को मिलेगा, पर मिल नहीं रहा है। मिलेगा कब? जब पार्टीशन होगा। प्रैक्टिकली ये होता है कि जब मेल मेंबर की डेथ हो जाती है ना सर, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रॉपर्टी का पार्टीशन भी हो जाता है, लेकिन उसका कागज नहीं बनाते हैं। एक बार उसका कागज नहीं बनाते, तो ये कैसे एस्टेब्लिश हो कि पार्टीशन हुआ था कि नहीं हुआ था। और ये एक परसेप्शन बन गई, और ऐसा नहीं कि आम आदमी में परसेप्शन बन गई, वकीलों में भी परसेप्शन बनी सर, और जजेस में भी परसेप्शन बन गई कि जैसे जब भी डेथ होती है को-पार्टनरी का अपने आप पार्टीशन हो जाता है। ऐसी एक परसेप्शन बन गई जो लीगली सही नहीं है। पार्टीशन हुआ या नहीं हुआ यह अलग बात है, डेथ होने से पार्टीशन हो जाता हो ऐसा कानून नहीं है। तो इसीलिए जब भी हिंदू मेल मेंबर की डेथ हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात हो, तो किसको लीगल हेयर्स को मिलना है ये बात तो तय है, लेकिन मिलना तब है जब पार्टीशन होगा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग डेथ के बाद पार्टीशन होता है। तो हमको चाहिए ये कि डेथ के बाद जब वास्तव में पार्टीशन होता ही है तो उसका कागज बना लिया जाए, उसका एक फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लिया जाए, उसकी या तो कहो कि पार्टीशन डीड बना ली जाए, तब वो ये एविडेंस बनेगी कि हाँ पार्टीशन हुआ था। और अगर पार्टीशन हुआ था फिर ठीक हो जाएगा, फिर जो इसका 1/5 हिस्सा था वो बचे हुए को-पार्टनर्स को नहीं मिलने वाला है। वो किसको मिलने वाला है? वो उसके लीगल हेयर्स को मिलने वाला है। ये एक बात है, और ये तो ध्यान रखने की बात है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर किसी मेल हिंदू की डेथ होती है तो उसका को चाहिए कि तभी, यानी कि तभी का मतलब नियर टू हिज डेथ, जब भी पॉसिबल हो, प्रैक्टिकल हो, एक फैमिली सेटलमेंट पार्टीशन डीड
जो आप कहें समझ लेना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। टाइम हो गया 18:45। कोई बात नहीं, आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट बचे ना सर? हाँ ले लीजिएगा आप, कोई दिक्कत मतलब 5 मिनट से आगे चला जाऊं? नहीं। हाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे लोग इंटरेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, आप मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा फिर। नहीं इंडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने टाइम राइटर खत्म कर रखा है ना, कुछ प्रश्न काल का टाइम राइटर नहीं है ना। मैं भी फिर निश्चिंत होकर के बात करता हूँ। यस यस। और विपिन जी आप 6 बजे तक ले लीजिए, उसके बाद करते हैं बात। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा स्पीड अप भी करता हूँ। तो जी, इस बाकी इसी सवाल को हम क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर से साफ कर लेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टिकलिश है, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए सच बताऊं मैं आपको, ये हिंदू लॉ वास्तव में टिपिकल है। जजमेंट्स भी सब कंफ्लिक्टिंग मिलते हैं हमको। मैं बड़ा परेशान हुआ, इसकी गांठ ही नहीं खुल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगस्त 2020 में आया, 3 जज बेंच का जजमेंट है, अरुण मिश्रा साहब का लिखा होगा, काफी कुछ उन्होंने डिटेलिंग करी, तो कुछ माइंड खुला कि क्या है ये मामला। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सर। अब एक 2005 पे आना था मुझको, वो मैं जरा क्लियर कर दूं सर। 2005 में क्या हुआ, उससे पहले एक बात क्लियर करूं सर कि सर कॉन्सेप्ट क्या है, सारा का सारा झमेला चल क्या रहा है। ये ना हमारी सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है सर? हम ये देखते हैं सर, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ ना कन्यादान का सिस्टम है। कन्यादान बोलते हैं हम लोग का, मतलब क्या है सर कि जब हमारे बच्चे की, लड़की की शादी होती है ना, हम बोलते हैं कन्यादान किया हमने, और वो बच्चा, हमारी जो बेटी है, वो दूसरे की फैमिली का हिस्सा बन जाती है। ये बिल्कुल बड़ा मतलब बड़ा एक पायस सा कॉन्सेप्ट है हमारे मन में कि जब बच्ची हमारी दूसरे के घर जाती है तो वो उसका उस परिवार का हिस्सा बन जाती है। वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहती। हम उसको शिक्षा भी यही देते हैं कि बेटा अब वो तेरा परिवार है। उल्टा कर लो, जब घर में लड़के की शादी होती है और उसकी वाइफ घर में पहली बार आती है, तो हम क्या कहते हैं, अब तेरे माँ बाप हम हैं। अब वो माँ बाप तो जहां थे भाई वो अपने घर रह गए, अब तेरे माँ बाप हम हैं, अब तू हमारी बेटी है। ये एक बड़ा नोबल सा, पायस सा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है। शायद इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ट्रेडिशनली ऐसा रहा होगा कि जब लड़की की शादी हो जाती थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी रहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात भी रहा, जब लड़की की शादी हो जाती है तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अब वो एचयूएफ का हिस्सा नहीं रहे, और जो लड़की, मेरे लड़के की शादी हुई और ब्याह कराई हमारे घर में, वो हमारी एचयूएफ का हिस्सा हो गई। ये एक कॉन्सेप्ट है। और शायद इसीलिए ट्रेडिशनली ऐसा रहा हो कि हमारी बेटी जो दूसरे के घर चली गई, अब उसके हस्बैंड के थ्रू उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, और हमारे घर जो लड़की आई उसके हस्बैंड के थ्रू जो हमारा लड़का है, हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। ये ट्रेडिशनली शायद ऐसा कॉन्सेप्ट रहा हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या रही होगी, मैं तो बाय एज आई एम यंगर, तो मैं तो अंदाज से कह रहा हूं, शायद सोसाइटी में ये समझा गया, जो इंटेलिजेंशिया है, जो जुडिशियल माइंड है, ये समझा गया। इसमें झंझट ये है, इसमें बात ये थी कि फीमेल्स को जो राइट मिल रहा था अपनी मैरिटल फैमिली में, जहां उनकी शादी होकर गई, वो थ्रू हस्बैंड मिल रहा था, अपना अधिकार उनका नहीं बन पा रहा था। हमारी बेटी जो दूसरे के घर में शादी होकर गई, उसको अधिकार तो मिल रहा था, लेकिन थ्रू हस्बैंड नहीं मिल रहा था। तो हम तो ये मतलब कॉन्सेप्ट क्या थी कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है सर कि वाइफ और हस्बैंड तो एक ही है, तो वो हस्बैंड के थ्रू मिल रहा था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कॉन्सेप्ट रही होगी। तो बाद में जब इस पर मंथन हुआ होगा तो ये समझा गया कि नहीं, फीमेल को तो बाई बर्थ वही राइट मिलना चाहिए जो मेल को मिलता है। जब मेल को बाई बर्थ अपने फादर की प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है बाई बर्थ, तो फीमेल को क्यों नहीं होना चाहिए? फीमेल को आप बोलते हो नहीं, जब मैरिज होगी तो थ्रू हस्बैंड, ये क्या बात है? तो शायद ये कॉन्सेप्ट रही होगी कि फीमेल को क्या हो गया, तो वो फीमेल है, उनको बिल्कुल वही अधिकार मिलने चाहिए जो मेल को मिलते हैं, यानी कि सन और डॉटर में फर्क नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट रही होगी। इस कॉन्सेप्ट के चलते ये व्यवस्था आई कि नो, डॉटर्स को फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलना ही चाहिए, राइटफुल्ली she should be able to participate to inherit the property। हालांकि प्रैक्टिकली हम आज देखते हैं कि आज भी डॉटर्स अपना हिस्सा छोड़ती हैं, मुझको नहीं चाहिए, भाई लोगों को ही मिलना चाहिए, छोड़ देती हैं। वो कम होता है ऐसा कि लड़कियां लेती हों, लेकिन लॉ के हिसाब से ले सकती हैं। अब एक कदम बढ़ना था मुझको 2005।
1956 के लॉ ने थोड़ा सा तो हिंदू लॉ को डाइल्यूट कर दिया कि हम ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं चलेंगे, लेकिन पूरा नहीं किया। तो उस हिस्से को पूरा करने के लिए फिर 2005 में एक डेवलपमेंट हुआ। 2005 में से फिर ये बात चली कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये जो सिस्टम ही खत्म कर दो। कौन सा सिस्टम? ये जो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है, ये सिस्टम। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खत्म मत कर दो, पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने ये जो प्रॉपर्टी का सिस्टम है सर्वाइवरशिप वाला, ये खत्म कर दो। तो प्रॉपर्टी तो ना इंडिविजुअल के पास ही जानी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था कर दो। तो अभी भी उन्होंने क्या किया, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किया 2005 में भी, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्या था कि डॉटर को बाय बर्थ वो राइट मिलना चाहिए जो सन को मिलता है। एक फादर के चिल्ड्रन में सन भी है और डॉटर भी है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर 2005 में अमेंड हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्या कहा उसने? उन्होंने ये कहा, आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है सर, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटल्ड था। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप ये बोलते हो, को-पासनरी प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक ही बात है। आप ये बोलते हो कि सन को तो बाय बर्थ राइट मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो को-पासनर होता है, लेकिन फीमेल मेंबर जो कि तो डॉटर है, उसको बाय बर्थ राइट नहीं मिलता क्योंकि वो को-पासनर नहीं होती। ये गलत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये बात थी। अब इसको ठीक करने के लिए 2005 में एक कानून आया, अमेंडमेंट हुआ। क्या कहा उन्होंने इतना कहा कि अब जो डॉटर होगी, सितंबर 2005 में ये कानून आया, तो सितंबर 2005 के बाद उन्होंने ये कहा, अब से डॉटर को बाय बर्थ को पार्टनर वो बन जाएगी। का मतलब उसको वही राइट मिलेंगे जो सन को बाय बर्थ मिलते हैं। बाय बर्थ जोड़े रखना सर इसमें, बस जो जिससे आप कहते हो ना जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर लड़के का जन्म सिद्ध अधिकार है फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, सेल्फ एक्वायर्ड का लॉ सेटल्ड है, सेक्शन 8 है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सेक्शन 6 है, बस ये ध्यान रखिएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लड़के का जन्म सिद्ध अधिकार है, पैदा होते के साथ ही राइट मिल जाता है उसको, और राइट टू पार्टीशन है उसके पास, लेकिन लड़की को नहीं मिलता है। तो ये राइट दे दिया उन्होंने 2005 में, ये किया कि नाउ द डॉटर विल बी को-पार्टनर of the Hindu co-pasnary in the same manner as a son is। जैसे एक लड़के को जन्म सिद्ध अधिकार है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसी तरीके से लड़की को भी अधिकार होगा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। हाँ, उसके जन्म के वक्त फादर के पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, प्रॉपर्टी ही नहीं है, बात खत्म। अधिकार किसमें होगा? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात ही नहीं हो रही, ना बच्चे को होता ना डॉटर को होता, नहीं ना सन को होता ना डॉटर को होता। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सन का बाय बर्थ अधिकार होता है, तो वो अधिकार डॉटर को भी दे दिया गया 2005 में। हमारे यहां सर कॉन्सेप्ट क्या रहा ट्रेडिशनली, उन्होंने ये कहा जो आपको इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे फादर से मिले या ग्रैंडफादर से मिले, वो आपकी अकेले की नहीं होती है। उसमें आपका कौन सा पुरुषार्थ है भाई? आप उनके बेटे हो, बस यही आपका पुरुषार्थ है, और आपको प्रॉपर्टी मिल गई। तो वो आपकी अकेले की नहीं हुआ करती है, वो आपको प्रॉपर्टी इसलिए मिली कि वो आप और आपकी फैमिली के लिए मिली है। वो प्रॉपर्टी आपके अकेले के लिए नहीं मिली है कि आप मौज करोगे वो प्रॉपर्टी बेच बाच के खा जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो आपको फैमिली के लिए मिलती है, जिम्मेदारी है उसकी आपके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, को-पासनरी प्रॉपर्टी का। अब उसमें लड़के को जन्म से अधिकार मिलता था, लड़की को भी जन्म से अधिकार दिया गया 2005 के कानून से। ये है तो 2005 में लड़की के फादर के पास जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, को-पासनरी प्रॉपर्टी थी, उसमें जितना लड़का हिस्सेदार था, बेटा हिस्सेदार था उनका, उतनी भी बेटी भी हिस्सेदार हो गई कानून आने से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब 2005 का कानून आया, यानी कि 2000 लड़की जो डॉटर है, ऐसा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कानून में कि 2005 के बाद जो डॉटर्स का जन्म होगा, बर्थ होगा, उनको राइट मिलेगा। नो, 2005 में जितनी डॉटर्स थी होंगी सबको राइट मिल गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फादर की। ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब 2005 का कानून आया उस समय फादर थे या नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसीलिए अब ध्यान देना सर, मैं ये बहुत बारीक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। 2005 में जब कानून आया, उस दिन लड़की के फादर लाइव थे या नहीं थे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वो कोपासनेरी, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कोपासनेरी की प्रॉपर्टी कहला रही थी, वो थी या नहीं थी, वो थी या नहीं थी। अगर कोपासनेरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी 2005 में, तो उस प्रॉपर्टी में लड़की को, डॉटर को अधिकार दे दिया। किसने? इस 2005 के कानून ने। अब इस बात को आप पकड़ लोगे, मैंने पहले इसकी जमीन बनाई थी कि फादर की डेथ हो गई थी 2005 से पहले। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो कोपासनेरी, वो एचयूएफ का डिवीजन हो गया था, पार्टीशन हो गया था। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पार्टीशन हुआ था या नहीं हुआ था, ये डेथ से नहीं तय हो जाएगा, क्योंकि फादर की डेथ 2005 से हो गई थी तो वो पार्टीशन हो गया था, और इसलिए अब तो कोई कोपासनेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो लड़की को कौन सा अधिकार चाहिए? नो, फादर की डेथ हो गई होगी। ये प्रूव करना पड़ेगा कि पार्टीशन हो गया था 2005 से पहले, पार्टीशन हो गया था, तो वो नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि कोपासनेरी प्रॉपर्टी नहीं है 2005 में। लेकिन अगर पार्टीशन नहीं हुआ था तो केवल डेथ हो गई थी फादर की, उससे पार्टीशन जो है सिद्ध नहीं होता है। तो फिर लड़की का राइट उस प्रॉपर्टी में रहेगा। ये साफ सुथरी बात है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये वापस उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गया होगा कि डेथ होने से पार्टीशन नहीं हुआ करता। पार्टीशन होने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये सजेस्ट किया कि हमको सावधान होना चाहिए। अगर पार्टीशन वास्तव में हुआ तो उसका कागज बनाना चाहिए, फैमिली सेटलमेंट बनाना चाहिए, कि तो पार्टीशन डीड बनाना चाहिए। डेथ से आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि पार्टीशन हो गया था, तो प्रूव करना पड़ेगा अलग से। इवन 2005 के कानून ने तो ये कह दिया, 2005 का कानून आया सितंबर 2005 में, पार्लियामेंट ये समझ पा रही थी कि बिल तो पहले आ गया था, बिल आ गया था 20 दिसंबर 2004 को, कानून पास हुआ सितंबर 2005 में। तो वो समझ गए थे कि 20 दिसंबर 2014 को जब पब्लिक डोमेन में ये कानून आ गया तो लोग बहुत होशियार हैं, खटाखट सारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर देंगे। जिस दिन कानून आएगा, लागू होगा, प्रेसिडेंट के साइन के बाद पता पड़ा कोपासनेरी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, क्योंकि लड़कों ने पहले ही उसका पार्टीशन करवा लिया पिताजी से। तो उन्होंने क्या नियम बना दिया? बोले 20 दिसंबर 4 के बाद ये पार्टीशन मान्य नहीं होंगे। 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई पार्टीशन हो गया है वो मान्य हो जाएगा, उसमें नहीं मिल पाएगा लड़की को अधिकार। लेकिन 20 दिसंबर 2004 से पहले पता पड़ा आपने ओरली पार्टीशन कर लिया, बोले नहीं वो नहीं चलेगा। 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हो गया तो वो रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड होना चाहिए, या तो कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, वरना आप क्या करोगे? आप सारे के सारे बैकडेट में पार्टीशन कर लोगे, और जो डॉटर को हमने अधिकार दिया 2005 में कि उसको कोपासनेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा, वो नहीं मिल पाएगा फिर तो ये व्यवस्था दी गई। इवन इस व्यवस्था में तो जो ओरल फैमिली सेटलमेंट है वो शामिल नहीं किए गए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये रजिस्टर्ड डीड नहीं भी है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं भी है, लेकिन ये साबित कर पाता है, हो जाता है कि पार्टीशन हुआ था, फैमिली सेटलमेंट है जिस पर एक्ट अपॉन हुआ है, जिसका एविडेंस है, जिसके विटनेस हैं, जिसका फिजिकल डिवीजन हुआ होगा प्रॉपर्टी का, उसके बाद फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में अलग अलग रहने लगी होगी, ऐसे सारे एविडेंस के साथ में अगर ये प्रूव हो जाता है कि 20 दिसंबर 2004 से पहले पार्टीशन हो गया था, नॉट द डेथ ऑफ द फादर, तो ठीक है, वरना लड़की का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार रहेगा। आखिरी बात करता हूं क्योंकि समय कम बचा। अब आखिरी बात ये, अगर इस व्यवस्था को आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से जो है वो डिवोल्यूशन हो प्रॉपर्टी का, डिवीजन हो प्रॉपर्टी का, कानून तो ये है, इसे हम कहते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी कि आपने विल नहीं लिखी। अगर आप चाहते हो कानून के हिसाब से, सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जो सेक्शन 8 और सेक्शन 6 है, सेक्शन 8 सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का, सेक्शन 6 एक्टिव प्रॉपर्टी का, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बंटवारा नहीं चाहिए मुझको मेरे बाद, तो फिर आपका काम ये है कि आप विल लिखो और आप बताओ कि आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे चाहते हो। सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको छूट देता है कि आपका जो हिस्सा है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एज को-पार्टनर, उसकी भी आप विल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसको आप गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन विल कर सकते हो।
विल कर सकते हो। विल से आप ये तय कर सकते हो कि आपके बाद आपका जो हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, उसका बंटवारा आपके लीगल हेयर्स में कैसे होगा। वो आप लीगल हेयर से बाहर जाकर भी किसी को देना चाहते हो, दे सकते हो। तो अगर आप किसी को भी कुछ भी देना चाहते हो, या आप रेशो चेंज करना चाहते हो कि मेरे बच्चों को इस रेशो में ना मिले, इस रेशो में मिले, क्योंकि लॉ तो ये कहता है इक्वली पड़ जाएगा, इस रेशो में ना मिले, इस रेशो में मिले, या आप चैरिटी में देना चाहते हो, या हो सकता है किसी ने आपकी बड़ी मदद की हो, सेवा की हो, आपके बच्चों ने ना की हो, किसी दूसरे ने की हो, किसी भतीजे ने की हो, किसी ने की हो, आप देना चाहते हो, तो विल आपकी जिम्मेदारी है। फिर विल लिखना आपकी जिम्मेदारी है। विल को रजिस्ट्री कराने का, रजिस्टर कराने का कोई मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाहते हो तो उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं है, स्टैंप ड्यूटी नहीं है। तो विल कराना जरूर, विल में 2 विटनेस जरूरी है। इसमें ध्यान ये रखना चाहिए सर, जब आप विल बनाओ और विटनेस करो तो विटनेस यंगर लोगों के कराना, विटनेस यंगर लोगों को कराना कि जब जरूरत पड़े तो वो कोर्ट में खड़े होकर विटनेस दे सकें। हम ये मानकर चलते हैं कि एज के हिसाब से हम ऊपर जाएंगे, तो आपने पता पड़ा मेरी एज है 40 साल और मैंने विटनेस बना लिया एक 80 साल के साहब को, मुझसे पहले वो चले गए, तो वो विटनेस कौन देगा फिर उसकी जब कोर्ट में जरूरत पड़ेगी। तो विटनेस में जरा ध्यान रखने की बात है कि आप यंगर को बनाइए जिसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके बाद जरूरत पड़ेगी तो होगा। एक दूसरा, आप जब विल बनाएंगे तो एक एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करना है, आपको करना ही चाहिए। वो एग्जीक्यूटर एक ट्रस्टी का काम करता है कि आपके बाद आपकी सारी एस्टेट फॉर द टाइम बीइंग उस एग्जीक्यूटर के पास चली जाएगी जो ट्रस्टी जैसा है, और वो आपकी इच्छा के हिसाब से जो आपने विल में लिखा है उसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा जिनको आपने जैसा देना चाहा है वैसा करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। और एक छोटी सी बात जो अरविंद जी ने उठाई थी, समय कम रहते मैं उसको एड्रेस कर देता हूं। इस गलतफहमी में मत रहना सर कि आपने एफडी में एक नॉमिनेशन कर दिया है, आपने एलआईसी में एक नॉमिनेशन कर दिया है, आपने एक फ्लैट बुक कराया था बिल्डर के यहाँ, वहां वो लिखवाते हैं बुकिंग फॉर्म में नॉमिनेशन का नंबर, नॉमिनेशन कर दो, आपने वहां एक नॉमिनेशन कर दिया है, तो अब आपके बाद वो प्रॉपर्टी उस नॉमिनी को मिलेगी, नहीं होने वाला है। नॉमिनी आपकी समस्या सॉल्व करने का व्यवस्था नहीं है, नॉमिनी जहां वो एफडी पड़ी है ना बैंक, उसकी समस्या का समाधान करने की व्यवस्था है। ये नॉमिनेशन की व्यवस्था ये है कि एफडी में आपने नॉमिनेशन कर दिया तो बैंक अपनी जान छुड़ा लेगा, उस नॉमिनी को थमा देगा वो एफडी का पैसा। तो अब बैंक को कुछ नहीं कह सकता कोई कि आपने ये पैसा लीगल हेयर्स को नहीं दिया, राइटफुल ओनर्स को नहीं दिया, पता नहीं किसको दे दिया, उसका ये काम नहीं है। वो कहेगा भाई साहब हमें कुछ नहीं मालूम, हमें तो नॉमिनेशन में जिसका नाम था उसको हमने ये प्रॉपर्टी सौंप दी, तो उसको कस्टडी मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती। नॉमिनेशन से नॉमिनी को कस्टडी मिलती है, ओनरशिप नहीं मिलती। ओनरशिप अगर आपने विल लिखी है तो उस हिसाब से मिलेगी जिसको भी मिलेगी, और विल नहीं, विल से जो सक्सेशन होता है उसको कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन, वकीलों की भाषा है, कोई खास बात नहीं है। और अगर आपने विल नहीं लिखी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मिलेगी, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेट सक्सेशन। हिंदू सक्सेशन एक्ट में दोनों तरीके की व्यवस्था है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपके लीगल हेयर्स को मिल ही जाएगी, और जो एचयूएफ वाली प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है उसका कानून हमने डिस्कस कर लिया सर। एक चीज और कर दी 2005 ने 1956 ने ये कहा था कि जो आपका एचयूएफ में हिस्सा है उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपका कोई फीमेल हेयर नहीं है तो सर्वाइवर को मिल जाएगी, ऐसी चलती रहेगी। और अगर फीमेल हेयर है तो फीमेल हेयर अगर है तो लीगल हेयर्स का हिस्सा तय हो जाएगा, मिलेगा तब जब कोपासनेरी का बंटवारा होगा। ये व्यवस्था 1956 ने दी। 2005 ने ये व्यवस्था बदल दी। 2005 ने कहा ये झंझट नहीं है भाई, अब लीगल हेयर में फीमेल मेंबर हो मेल मेंबर हो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। 2005 के बाद उन्होंने कहा अब जब भी किसी हिंदू मेल की डेथ होगी तो उनका जो एचयूएफ में, कोपासनेरी में, एंसेस्ट्रल में हिस्सा था 1/5 हमारे एग्जाम्पल में, वो हमेशा और हमेशा लीगल हेयर्स को ही मिलेगा, ऐसा तय होना पाया जाए। मिलेगा कब? जब एक्चुअली में पार्टीशन होगा, लेकिन मिलेगा लीगल हेयर्स को ही। अब चाहे उसमें मेल मेंबर थे कि फीमेल मेंबर थे कि फीमेल मेल दोनों थे, ये क्राइटेरिया खत्म हो गया 2005 से। लेकिन मिलेगा कब? डेथ पर नहीं मिलेगा सर, मिलेगा तब जब एक्चुअली पार्टीशन होगा।
तो अगर डेथ पर आपको एक्चुअल पार्टीशन हो रहा है तो उसकी अगेन एडवाइस इज द सेम, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट बनना ही चाहिए, पार्टीशन डीड बननी ही चाहिए। वरना क्या होगा मालूम, डेथ के बाद जब नए मेल मेंबर्स, और अब तो डॉटर्स भी, नए मेल मेंबर्स, नए फीमेल मेंबर्स जब फैमिली में आएंगे तो शेयर घट जाएगा को पार्टनर्स का, अगर पार्टीशन नहीं हुआ डेथ पर। तो अगर डेथ पर आपको शेयर फ्रीज करना है सारे मेंबर्स का, तो फिर पार्टीशन हो जाना चाहिए, ये साफ है। ये है कॉन्सेप्ट। तो बस डेथ का कॉन्सेप्ट अलग है, पार्टीशन का कॉन्सेप्ट अलग है, सेल्फ एक्वायर्ड का अलग है, एंसेस्ट्रल का अलग है। डॉटर्स का मैंने आपको बता दिया, नॉमिनेशन का बता दिया, बिल्स का बता दिया शॉर्ट में। टाइम शायद पूरा हो गया होगा, हाँ भाई 5 मिनट फालतू ही हो गए, सॉरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा अरविंद जी चलाएं। धन्यवाद विपिन जी, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही तरीके से आपने सब्जेक्ट को लिया। मुझे ध्यान है 1 महीने पहले जब मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट ले लिएगा, तो आपने पहले मना किया था इस पर, ऐसा मैं नहीं लिखा। हमने कहा कि नहीं साहब, आप एडवोकेट हैं, तो आप जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना है आपको, तो आपको तो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो आपने तैयारी करी और तैयारी करके बहुत सही तरीके से बताया। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा विपिन जी, मैं अगर इसको उचित समझें तो मैं तो सोचा था इसको पार्ट सेकंड भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास एक 24 अगस्त का प्लान है, अगर उचित समझे तो। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई हैं जो हमें, मैं समझता हूँ कि ये जो विषय है ये काफी समय चाहिए इसको समझने के लिए और समझाने के लिए, तो इसका पार्ट 2 जरूर होना चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी, बस मेरे मन में भी आपने बात बिल्कुल कर दी है और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और आज देखिए एक चीज देखिएगा, तरंगे कैसे चलती हैं। आज मुझे नहीं मालूम था कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब आएंगे, मुझे नहीं मालूम था। आज उन्होंने अध्यक्षता करी, मुझे कभी विपिन जी ने जिक्र नहीं किया कि पहला केस आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के सामने पेश किया, कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि विपिन जी अक्सर बहुत कम बोलते हैं, मतलब कभी जिक्र नहीं किया। पर तरंगों ने तरंगों से कैसे सामंजस्य कर लिया, यह देखने को मिला वास्तव में, कैसे तरंगे एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। आपको मैं बताऊं विपिन जी हमारे घर भी आ चुके हैं उसके बाद भी। चलिए अब प्रश्नकाल हमारा शुरू होता है। इतना अच्छा इनका स्वभाव है कि ये पता लगा करके मेरा एड्रेस लेकर के मेरे घर आए बाद में भी। बहुत बढ़िया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब आए थे। जी अब प्रश्नकाल हमारा शुरू होता है सर। प्रश्नकाल के अंदर पहला हाथ इन्होंने मनोज शर्मा जी ने उठा रखा है, अपने को अनम्यूट करके कर लीजिएगा, फिर एक एक करके जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं कोई। मनोज शर्मा जी पूछ लीजिए प्रश्न। सर जिसका प्रश्न हो वो अनम्यूट कर ले, बाकी म्यूट कर ले। हाँ बाकी लोग अपने को कर लीजिए। यस प्रश्नकाल, यस उसके आप नहीं है साहब, उसके बाद मनोज शर्मा जी पूछ लीजिएगा। यस साहब। विपिन जी नमस्कार। वैसा मेरा प्रश्न, जब आप वो समझा रहे थे 1956 से पहले की व्यवस्था के बारे में जब आप कर रहे थे बात, तो उस समय आपने ये बताया था कि अगर 5 जनों में को पासनरी बढ़ रही है और एक उसमें एक की डेथ हो जाती है, तो वो को पासनरी 1/4 हो जाएगी जी। और उसके बाद यदि कोई परिवार में सदस्य पैदा होता है तो वो उस पार्टनरी का मेंबर बन जाएगा। तो जो को पार्टनर की डेथ, जिस को पार्टनर की डेथ हुई है 5th वाले की, उसके बच्चे को तो वो नहीं मिल रही, लेकिन नए सदस्य को मिल रही है। ये मेरा प्रश्न था। हाँ एक्चुअली यही तो था ना सर, व्यवस्था ही ये तो बड़ी एक मतलब एनोमली टाइप की मुझे लगी कि भाई जो बच्चा जीवित है ऑलरेडी। हाँ इसमें क्या है, आज आपको एनोमली जरूर लग रही होगी, लेकिन पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था सर, वो ये कह रहे, वो सिस्टम ये था कि फैमिली कभी भंग नहीं होती। फैमिली तो भंग नहीं हो रही, लेकिन अगर उस व्यक्ति का एक जीवित बेटा है, उसको तो आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो नया पैदा हो रहा है उसको आप को-पार्टनर बना रहे हैं। राइट। तो जो उसका जीवित बेटा है वो पहले से ही को-पार्टनर का हिस्सेदार है ही, सारे ही बेटे को-पार्टनर हैं, तो उस को-पार्टनरी प्रॉपर्टी में वो सारे बेटे उस समय पर हिस्सा लेकर ही बैठे हुए हैं, है ना। अब उनके जब बच्चे होते चले जा रहे हैं तो उनको भी एक हिस्सा, वो भी को-पार्टनर बनते चले जा रहे हैं। असल में मैंने आपको एक चीज मैंने नहीं बताई क्योंकि समय नहीं था, मैं बता देता हूँ। मैंने ये कहा सर कि जो प्रॉपर्टी है ना वो को-पार्टनरी में ही रह जाती थी, किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती थी, केवल और केवल तब जबकि एचयूएफ का पार्टीशन हो, है ना। लेकिन जब एचयूएफ का पार्टीशन होता था तब आपका
समस्या सॉल्व हो जाएगी। जब एचयूएफ का पार्टीशन होता था तो उसकी व्यवस्था क्या थी कि उस एचयूएफ में सर ब्रदर्स हो सकते हैं और उनके बच्चे भी हो सकते हैं और तीसरा उनके बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अब जो पार्टीशन होगा, अभी सिंपल करते हैं, 4 भाई हैं और उनके से फॉर एग्जांपल 2-2 बच्चे हैं। तो अब जब पार्टीशन होगा ना सर, तो पहले 4 हिस्से होंगे, 4 हिस्से में 4 फैमिलीज को मिल जाएगा, 4 ब्रांच बन गई, 4 भाइयों की 4 ब्रांच बन गई। तो वो फिर एचयूएफ में ही गई, बड़ी एचयूएफ की 4 छोटी एचयूएफ बन गई, है ना। और जो हर जो पहली स्टेज में 4 लड़कों के पास प्रॉपर्टी आई, अगर उस एचयूएफ का डिवीजन होगा तो उसके 1/4 हिस्से में से उसके बच्चे हिस्सा लेंगे। तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई, कोई क्रॉस टाइटल नहीं बना। तो जब पार्टीशन होगा तो ये समस्या ठीक हो जाती थी वहां पे जाकर के। ये व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पीएम सक्सेना साहब का है। अरविंद जी, मैं एक थोड़ी सी बात रखनी चाह रहा था आपसे। जी सर, अगर इजाजत दें मुझे। जी सर, आदेश करें। ये टॉपिक जो है इतना लेंथी है कि हम एक सेशन में इसे पूरा नहीं कर सकते सर। वो सेकंड सेशन हो गया सर इसका। इसमें क्योंकि जो है एक सेशन में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा सुनने वालों को। सर सेकंड सेशन हो गया, 24 अगस्त को हो गया सर, हो गया सर किसान। थैंक यू। 24 अगस्त के दिन सर, 24 अगस्त डिक्लेयर हो गई है। 10 सितंबर तक ऑलरेडी बुक एंड साइन स्पीकर 24 अगस्त हो गया सर। तारीख तय कर लेंगे, मेरी डेट्स भी लगी हुई, तारीख तय कर लेंगे। हाँ, मंगलवार डेट कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे सर। और डेट शाम को नहीं लगेगी। हाँ वो ठीक है, सहूलियत से है। डेट तो सब सुबह को लगेगी, डेट शाम को कोई लगेगी आपकी। चलिए सर, अगला सर पीएम सक्सेना साहब सर। यस, पीएम सक्सेना साहब। विपिन जी नमस्कार। मेरे 2 क्वेश्चंस विल को रिलेट करते हैं। 2005 के बाद विल से जो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, क्या उसकी सब्सिक्वेंट विल की जा सकती है? विल से, हाँ सर, विल से जो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी वो मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसको मुझे अपने बाद कैसे डिस्पोजल करना है, इसकी मैं विल कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रजिस्टर्ड विल को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत होगी कि नहीं होगी? सर एक बात कि विल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपका बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा सर, बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा जिसको। हाँ हाँ जी, अनम्यूट कर। यहाँ तक आप क्या करते हो, जब विल लिखते हो तो एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर देते हो, तो वो एग्जीक्यूटर आपकी विल के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर देता है। वही एग्जीक्यूशन है अपने आप में। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी तरीके का, तो वो एग्जीक्यूटर फिर आपकी विल को लेकर के कोर्ट जाएगा, कोर्ट से एक डिक्लेरेशन लेगा कि दिस इज द जेन्युइन लास्ट विल ऑफ द डिसीज। ऐसा डिक्लेरेशन वो कोर्ट से लेगा। कौन? एग्जीक्यूटर, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं प्रोबेट। तो उस समय जिसको जो आपत्ति दर्ज करानी है वो कोर्ट के सामने दर्ज कराएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी कहता है कि नहीं साहब, इसके बाद उन्होंने एक और बिल लिख दी थी और वो ये है, या नहीं साहब ये बिल पे तो विटनेस फर्जी है, या जो भी, उस बिल को जो उसको डिस्प्यूट करना है वो कोर्ट के सामने डिस्प्यूट करेगा, और जिसको प्रूव करना है वो कोर्ट के सामने प्रूव करेगा। तो जब वो कोर्ट के सामने इतना ही डिस्कशन है वहां पे सर, इतना ही है कि ये बिल वैलिड बिल है या नहीं है, ये कोर्ट फिर तय करके एक ऑर्डर पास कर देता है जिसको बोलते हैं प्रोबेट। प्रोबेट मींस उस पर ठप्पा लग गया। विपिन जी आपका अनम्यूट हो गया, खोल लीजिए विपिन जी, आप खोल लीजिए। ऐसा भाई कि विल जब के लिए एग्जीक्यूटर जरूरी है। तो जब प्रोबेट के लिए गए हम कोर्ट में, कोर्ट जब प्रोबेट दे देती है, वो इस बात का डिक्लेरेशन होती है कि ये जो विल है ये फाइनल विल है। अब उसके एग्जीक्यूशन में अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है सर, तो सब कुछ हो ही जाएगा। अगर फिर उसके एग्जीक्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिवली दिक्कत आती है, तो देन अगेन वन विल मूव टू द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। पार्टीशन भी कराना होता है, दिक्कत आती है तो फिर आप कोर्ट में जाते हो, पार्टीशन सूट फाइल करते हो, तो वो फिर उस लाइन पर चला गया। डिस्प्यूट है तो कोर्ट ही सेटल करेगा। उस सेंस में एग्जीक्यूशन कोर्ट के हाथ में जाएगा। और अगर डिस्प्यूट नहीं है, बिल को लेकर के डिस्प्यूट है, तो प्रोबेट आंसर है।
और फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के या कोई और डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, तो फिर जैसे पार्टीशन सूट डलती है ऐसी एग्जीक्यूशन फिर वो कोर्ट से होगा। यस। चलिए साहब, अब हमारे बीच में आरडी काका साहब हैं कलकत्ता से, वो कोई क्वेश्चन पूछे थे। आरडी काका साहब को व्हाट्सएप पे आया था। आरडी काका साहब पूछ लीजिए। आरडी काका साहब, अगर विल में कोई डिस्प्यूट नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं। चलिए हाँ जी। आरडी काका साहब हमारे बीच में है कलकत्ता से। जी जी, हाँ, आरडी काका साहब, क्या सवाल है सर? आरडी काका साहब कहाँ चले गए? चलिए एचपी सिंह भाई साहब, आपका कोई सवाल था? एचपी सिंह भाई साहब बोलिए। जी सर। ऐसा है कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसमें अगर म्यूचुअली हमने फैमिली सेटलमेंट बना के उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर दिया है, भाई ये टोटल प्रॉपर्टीज है, ये 1 2 3 को ये मिलेगी जो है, और इसके बाद में उसका हमने फैमिली सेटलमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और बाद में जिसकी प्रॉपर्टी थी वो उसकी डेथ हो जाती है, उसने बिल नहीं की, फैमिली सेटलमेंट लिखा, बाद में अगर कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो वो किस लाइन पे सेटल होंगे? तो फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर्ड नहीं कराया और बिल भी नहीं की। एक प्रश्न तो है कि फैमिली सेटलमेंट होना कोई जरूरी है क्या? मैं बताता हूँ क्या है कि जो फैमिली सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली सक्सेशन के केस में है, यानी कि कोई हिंदू में कोई डेथ हो गई, उसके बाद में बच्चों ने आपस में फैमिली सेटलमेंट करके और प्रॉपर्टी बांट ली, तो वो फैमिली सेटलमेंट है। उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी बट गई। जो सक्सेशन एक्ट में लीगल हेयर्स हैं उस हिसाब से ना बट करके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डॉटर्स नॉर्मली अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देती हैं, तो लीगल हेयर्स के नाते तो उनको अधिकार होता है, तो वो फैमिली सेटलमेंट ही है। उसको कई बार हम कहते हैं सर रिलीज डीड, तो वो डॉटर्स रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर देती हैं। आपने एग्जांपल लिया कि मेरे रहते रहते मैंने अपने बच्चों के साथ बैठ करके सबके साथ बैठ करके एक फैमिली सेटलमेंट ड्रॉ कर लिया और सबने साइन कर लिया, तो क्या होगा? अब विल तो मैंने की नहीं सर। राइट आंसर इज कि आपकी अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का में भी आप हिस्सेदार हो, तो दोनों चीजों का आपको विल ही करनी चाहिए। उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसके आपके लीगल हेयर्स का कोई इख्तियार नहीं है कि आप उसको कैसे बांट। उसके लिए आपको किसी का एग्रीमेंट थोड़ा ही चाहिए, उसके लिए आपको कोई बच्चों का एग्रीमेंट नहीं चाहिए, कंसेंट नहीं चाहिए कि ये ऐसी बटनी चाहिए। वो तो आप पूछ लो, ये ठीक है। पूछने के बाद निर्णय तो आप ही के पास है। आपने अकॉर्डिंगली जिसे आप फैमिली सेटलमेंट कह रहे हो उसको विल का रूप दो, अच्छा, और विल लिख दो। और क्योंकि बच्चे उसमें एग्रीड हैं, कई बार तो हमको बच्चों से कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है तो हम विटनेस बाहर बनाते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे एग्रीड हैं और वो फैमिली एग्री करके हो रहा है तो आप उन्हीं को विटनेस भी बना दो, जी जी, है ना। लेकिन उसको विल के रूप दो, क्योंकि अधिकार आपका है, और उसका एक एग्जीक्यूटर बना दो। आप अपनी फैमिली में भी जो सीनियर मोस्ट है लोग उसको भी एग्जीक्यूटर बना देते हैं, जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये फैमिली सेटलमेंट का जो सॉल्यूशन है ये तो तब है जब विल नहीं थी। जब विल नहीं थी तो आधिकारिक रूप पर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ही बटेगी, वो तो फिर लॉ से बटेगी। अब उस पर बच्चे बैठ करके सेटल कर लें और साइन कर लें तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा वहां। वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने जो छोड़ा वो छोड़ा, जिसको जो मिला वो मिला, उसमें कंसेंट होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो वो फैमिली सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है जब इन दी एब्सेंस ऑफ विल लीगल हेयर्स आपस में ये तय करते हैं कि हम इतनी इतनी प्रॉपर्टी आपस में रख लेंगे, बहन को इतनी मिलेगी, बेटी को इतनी मिलेगी, जो तो भी है। तो जब आप खुद अपनी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो राइट आंसर इज विल। आप उसको क्यों फैमिली सेटलमेंट बनाते हो, ये मेरा एडवाइस है। चलिए एचपी सिंह भाई साहब, भगवान कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा था, और सुभद्रा जो है, जब अर्जुन उसको सुभद्रा को लेके जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने ही कहा था कि भैया सुभद्रा तुम रथ को हाँकना। दाऊ शिकायत लेके आए कि अर्जुन हमारी बहन को लेके चले गए, तो कृष्ण ने यही सवाल पूछा कि रथ कौन हाँक रहा था? बोले सुभद्रा। तो बोले कहाँ लेके भागे अर्जुन? वो तो कृष्ण हमारी बहन लेके भागे। एनीवे, तो आपको अरविंद जी एक थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था, अगर नंबर आ जाए मेरा। हाँ, कहाँ पर है आप? कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? आप आपका के दिखाई दे रहा है सिर्फ। अच्छा। यस, आप बोल लीजिए। यस, आपका नंबर तो हमेशा टॉप पे सर।
अरे थैंक यू सर। मेरा सिर्फ विपिन जी से एक बात कहनी है। विपिन जी, जैसे आपने ये बताया कि को पार्टनर जो है एचयूएफ की प्रॉपर्टी की बिल कर सकता है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि मेरी जानकारी में जो को पार्टनर के जितने बच्चे हैं उसके हिस्से का जितना उस को पार्टनरी में हिस्सा आएगा उसी की बिल होगी उसमें। हाँ, उसका अपना हिस्सा ही बिल कर सकता है और कुछ नहीं। और उसका वो अधिकारी बाकी नहीं का जो हिस्सा उसको हिस्से नाम से जो हिस्सा आ रहा है जो और लोगों का को पार्टनरों का है उसका हिस्सा बिल नहीं कर सकता वो। सर, एक बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, चाहे वो गिफ्ट हो चाहे वो बिल हो। हाँ। जो जिसके आप ओनर हो, जिसका आप जिस प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है, जो आप पे है वही तो किसी को दोगे, जो आप पे है ही नहीं, कैसे दे दोगे? मैं क्लियर क्या करना चाह रहा हूँ, हम जनरल कंसेप्ट में ये समझते हैं कि जो एचयूएफ का हिस्सा है वो मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, वो वहां से मेरे को एज ए हेड मेरे हिस्से का वहां से मिल रहा है। लेकिन जो मेरे को पार्टनर है, 1/5, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया कि फादर का अगर एचयूएफ में 1/5 हिस्सा था तो 1/5 हिस्से की वो बिल कर सकता है। गिफ्ट तो वो नहीं वो 1/5 की भी नहीं कर सकते। मेरा कहना इसमें ये है कि वो जो है जो उनके फादर के जो और को पार्टनर है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, वो उसके अंदर उनका जो हिस्सा बटेगा, जो उनको बांटने में हिस्सा आएगा, सिर्फ उसी की बिल हो सकती है। ये नहीं है कि वो मैं वो बात कह रहा हूँ। मुकुल जी, क्या है विचार आपका? बिल्कुल सही कह रहे हो साहब अनिल जी। थैंक यू सर। बिल्कुल, इसीलिए गुड थिंग एचयूएफ तो अपने जीवन में खत्म कर दीजिए। आपने जितनी प्लानिंग कर ली इनकम टैक्स की, जितना पैसा बचा लिया वो बचा लिया, अब वो उसको डिसॉल्व करिए एचयूएफ को, उसको खत्म करके और तब आप आगे बढ़ के चलिए, तब विल से प्रॉपर्टी आपकी सही टाइटल में जाएगी। देयर आर सो मेनी केसेस जहां एचयूएफ की प्रॉपर्टी आपने तो ये समझ के, जैसे बात हो रही है कि ये समझते हुए कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है और मैंने कर दी, और जब आगे गई, जब वो बिकने की नौबत आई, बच्चों ने, किसी ने उसको, सक्सेसर ने उसको बेचने की बात आई, तो वो गुड टाइटल था ही नहीं उसके पास। द कोर्ट्स हैव डिसाइडेड लाइक दैट, रिपीटेडली केसेस हैं इसमें। तो एचयूएफ प्रॉपर्टी इज अ वेरी वेरी डाइसी गेम, एटलीस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। बैंक वाला आराम से लोन नहीं देता, एचयूएफ की प्रॉपर्टी पे बैंक वाला लोन नहीं देता, आराम से देता ही नहीं। आराम से क्या, देता ही नहीं। अब आप लोग दिलवा दो तो बात और है, वैसे तो उनके यहाँ तो एचयूएफ रिकॉग्नाइज ही नहीं है। हाँ। चलिए, एक प्रश्न काल में जिसका भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हमारे बीच में आदरणीय केसी कौशिक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के, उनका इन्होंने आया था व्हाट्सएप पे। केसी कौशिक साहब पूछ सकते हैं साहब सवाल को। केसी कौशिक साहब। काकड़ा साहब चले गए हमारे, काकड़ा साहब। चलिए, अब किसी का कोई प्रश्न हो तो देख लिए, वरना फिर प्रश्न मैं अरविंद जी एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। विपिन जी, मैंने बड़े देर से ज्वाइन कर पाया आज आपसे, एक तो माफी चाहता हूँ, बस फंस गया कुछ डिक्टेट कर रहा था तो वो, बट जितना भी मैंने आपको सुना और जो थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि विद इन द परमिसिबल लिमिट्स, जो भी हम प्रैक्टिकलिटी देखें, तो विल इज द राइट सॉल्यूशन, विल इज द ओनली सॉल्यूशन? आपको अपनी प्रॉपर्टी का डिस्पोजल आपके बाद कैसे चाहिए, द राइट सॉल्यूशन इज विल। और जो अभी एचपी सिंह साहब बात कर रहे थे, अगर ऐसा हो जाए कि आपकी विल में आपके जो लीगल हेयर्स हैं वो सहभागी हों, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है। आपकी विल हो गई, इसमें आपके परिवार की सहमति भी हो गई, तो आप चैन से रह सकते हो कि मेरे बाद मेरे परिवार में झगड़ा नहीं हो। विपिन जी, फिर आपका म्यूट हो जाए जब लोग। विपिन जी, खोल लीजिए अपना जैसा। एक मिनट मैं कुछ बोलूं इसमें। मुकुल जी, गाँवों में जो खेती की गाँव की जो प्रॉपर्टी होती है, गाँव वाले जो उसको अपने लीगल हायर्स को ट्रांसफर डीड करते हैं गिफ्ट, एज ए गिफ्ट, जिससे कि परिवार में वहां झगड़ा ही नहीं होता उसके अंदर कि ये बिल सही है या गलत है। तो गांव के शहर के कानून अलग अलग हैं क्या? अलग अलग नहीं है। हम लोग शहर गांव वाले झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते कि कोर्ट में जाके हम प्रूव करें, कल को कोई बिल को चैलेंज करे। बिल को चैलेंज बहुत होती हैं, तो इसलिए गांव में जो है वो लेने वाला भी कहता है मैं तो बैनामा कराऊंगा,
मेरे हिस्से में जो चीज आ रही है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी उसमें? हाँ, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है साहब। चलिए सब ठीक है साहब। अब हमारे केसी कौशिक साहब पूछना साहब। केसी कौशिक साहब, आपने खोल लिया है सब? हाँ, मैंने सिर्फ इसलिए खोला है जी सर, कि विल ही ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन एक्सेप्ट विल। और यूपी में तो विल का प्रोबेट भी जरूरी नहीं है। ओके। यूपी में जो विल है, विल का प्रोबेट भी जरूरी नहीं है। बाकी हर एक में झगड़े होंगे। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें झगड़े नहीं होते हैं। और यदि आप गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट में आपको हमेशा स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, विल इज ऑलवेज बेटर अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक्चुअली वो आज रवि कुमार साहब के कुछ सवाल थे सर, चलेगा रवि कुमार साहब, वो आज इसी विषय में चर्चा कर रहे थे मुझसे। रवि कुमार साहब हैं? चलेगा मुझे लगता है। चलिए, अब कोई हो, किसी का प्रश्न हो? 7:25 हो चुके हैं। आजकल हमने टाइम खत्म कर दिया है, और उसका पूछ सकते हैं किसी का सवाल हो। सेकंड सेशन स्टार्ट होगा 24 अगस्त 2021 को। 24 अगस्त 2021 में है, क्योंकि 10 सितंबर तक सारे स्पीकर होकर सर। चलिए सर, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, मैं फिर धन्यवाद देना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह साहब चलेगा क्या? चलेगा लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया, जितना भी मैं सुन पाया। हाँ, तो आप अगली बार टाइम से आइएगा सर। तो और किसी, अजय सिन्हा साहब, कोई आपका सवाल? किसी जेके काले साहब, रजत जैन, पीरवन सिंह साहब, कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं, किसी का नहीं है। चलिए, मैं फिर एचपी सिंह भाई साहब से कहूँगा कि जैसे हमारे विपिन जी को जरा वो बताइए, सब धन्यवाद दीजिए। कोई ऐसा धन्यवाद की परंपरा तो नहीं है, पर फिर भी आप 2 शब्द जरा बोलिएगा। एचपी सिंह भाई साहब। ये हमारे इस आध्यात्मिक सत्र जो शुरू हुआ था इसमें, और यहाँ ज्यादातर हमारे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और टैक्सेशन के बड़े बड़े अधिकारी सब लोग हैं। स्पीच के आध्यात्मिक और गीता के सत्रों के साथ साथ जो ये बीच बीच में जो ये आपका टेक्निकल सेशन जो है, ये आगे भी ऐसे चलते रहना चाहिए। और आपने इसको थोड़ा देर से आया था, 15-20 मिनट में है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से लिया विपिन जी। और आपने पहले रामायण को बोला, और आज मैं आपको फिर आपका ये टेक्निकल सेशन सुन रहा था। ये अपने आप में बड़ा ही एक अनूठी मिसाल है, और अच्छा है कि हम लोग अपने जिस विषय के माहिर हैं, सब्जेक्ट हैं, तो है ही है, उसके अलावा दूसरे विषयों में भी बोलते हैं। इसलिए आपको इस सत्र के हिसाब से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी को मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आगे ऐसे ही बढ़ता रहे, आगे ऐसे ही चलता रहे। और हमारे अरविंद जी भाई साहब इसमें नए नए और प्रयोग जोड़ते रहे। ये डॉक्टर्स का प्रयोग है, दूसरे प्रयोग है। और आगे विपिन जी में एक ये था आगे के लिए कि तो विल हो तो विल में एक छोटी छोटी किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। तो ये हर आदमी के जीवन की एक आवश्यकता है। और अच्छा हो गया कि अगला एक और इसका आपको हो रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर रहा अपना। और मैं समझता हूँ आज हमारे 7:28 साथियों, अब हमने जो है ना इसके अंदर टाइम लिमिटेशन खत्म कर दिया है, क्योंकि सारे कार्यक्रम अब हमारे जूम पे उस पे आ जाएंगे अपना। जैसे आप लोग हमारा इन्विटेशन खोलेंगे उसके अंदर आ गया। आज अब पहली बार हमने डॉक्टर पंकज अग्रवाल का था और वो देखा था, तो उसमें हमने देखा कि करीबन 65 लोग देख चुके हैं। मतलब तो ये बहुत अच्छी बात है कि कार्यक्रम में किसी वजह से नहीं आ पाते हैं तो वो लोग आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब और विपिन जी, हम इसको आपकी परमिशन से इसको जूम उस पे अपने पोर्टल जो हमारा अरविंद शर्मा क्या कहते हैं फोरम है, अपलोड करने की आपसे इजाजत मांगेंगे सर। हाँ, यूट्यूब पे। और हम आपसे इजाजत मांगेंगे कि अरविंद जी, यूट्यूब का आप ना लिंक या जो है एग्जैक्टली जो उसके वर्डिंग्स है वो जरूर बताइए, क्योंकि मैंने अभी कोशिश की यूट्यूब पे, वो कोई लिंक खुल नहीं रहा है। नहीं, अभी आप एकदम जो ऊपर जाएंगे उसको एकदम बटन दबाएंगे, एकदम खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सुझाव होंगे। और एक चीज का ध्यान रखिए, 15 अगस्त को हमारे 108 हो रहे हैं करीब। उस दिन कोई टॉपिक नहीं हुआ। उस दिन सब व्यक्तियों को कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, मैंडेटरी है सबके लिए बोलना उस दिन। और उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है। उसको सेशन को हमारे जो लेंगे वो लेंगे हमारे नेमा साहब और हमारे आदरणीय नैब साहब या दिग्विजय सिंह साहब अगर रहे तो वो लेंगे। जी जी जी, तो ये हमारा 108 हो जाएंगे 15 अगस्त को। विपिन जी से भी है कि उस दिन को लीगल ना बोले। विपिन जी बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग हैं। उस दिन को अपना जो वो शाम वाला रंग है ना, जो हमारी 1 और 2 मीटिंग होती रहती है अखिलेश भाई साहब के साथ, जरा उस संदर्भ को भी लेके चले। स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र होके बोले। ठीक है विपिन जी? हाँ, सभी लोग ऐसे ही बोलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा, करीबन 48 रहा। मतलब इससे पहले करीबन 42 रहा था। ये बहुत बढ़िया रहा हमारा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और
वही कोई सिर्फ कहा कि मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी सब ओम शांति शांति।